नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। चौधर की जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो चुका है। पहले चरण में 10 जिलों को चिन्हित किया गया है और उनकी घोषणा भी कर दी गई है। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनावी उम्मीदवारों ने इसके साथ ही कमर कस ली है और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक कसरत भी शुरू हो गई है। हम चर्चा करेंगे आज पंचायत चुनाव से जुड़े तमाम समीकरणों को लेकर, लेकिन जरा उससे पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर मेहमानों का परिचय और चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहली बार है जब 2 चरणों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। धनपत सिंह ने बताया, 14-10 से नॉमिनेशन फाइल होनी शुरू हो जाएंगी। पहला दिन होगा 14-10 को। 14-10 और 15-10 संडे को छुट्टी रहेगी और फिर 17, 18, 19 5 दिन जो क्लियर वर्किंग डेज है वो नॉमिनेशन के लिए रहेंगे। 20 तारीख को थर्सडे को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, इन ऑर्डर है कि नहीं, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेचर विड्रॉ करनी 3 बजे तक 21/10 को विड्रॉ कर सकता है। अभी पहले फेज में हम 10 जिलों का हम चुनाव कराने जा रहे हैं। जो जिले पहले राउंड में होंगे उनमें है भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। 30 को पोलिंग होगी मेंबर जिला परिषद और पंचायत समिति इन 10 जिलों की। संडे है तो इसलिए कि भी ताकि लोगों को घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की हो। कि पहले फेज में 10 जिलों में चुनाव होगा। जी हां, भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत, यमुनानगर में चुनाव होंगे। जिला परिषद पंचायत समिति का 30 अक्टूबर को मतदान होगा। सरपंच, पंच और ग्राम पंचायत का 2 नवंबर को मतदान होगा। हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है और 21 अक्टूबर को ही सिंबल वितरित किए जाएंगे। हरियाणा में कुल 1,20,73,000 मतदाता हैं। इनमें 64,32,000 पुरुष और 56,10,000 महिला मतदाता हैं। 192 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। सरपंच और पंच के उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हरियाणा में जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 411 है। वहीं पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 3081 है। 6,220 सरपंच और 61,993 पंचों का चुनाव होगा। तो सरपंच और पंचिस का चुनाव 2/11 को होगा, वेडनेसडे है। और अगर कोई मान लीजिए 30/10 वाले दिन कोई रीपोल कहीं पे होता है तो उसको 2/11 को पंचायत चुनाव के साथ ही उसका रीपोल भी करा दिया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेचर विड्रॉ करनी 3 बजे तक 21/10 को विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद फिर उसी दिन 3 बजे जब कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे, इसी तरह अगर मान लो कोई पार्टी से लड़ रहा है तो उसको उस दिन तक अपनी ऑथराइजेशन जो ऑथराइज उनके सिग्नेटरी हैं उनसे लेके आनी पड़ेगी। उसके हिसाब से फिर इनको सिंबल अलॉट किए जाएंगे। जो पार्टी ऑथराइज कैंडिडेट होंगे और जो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं उनको पार्टी का सिंबल दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व है, और बाकियों को जो फ्री सिंबल्स हैं उनमें से दिए जाएंगे। आज की इस घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है पंचायत चुनाव से, उसको उसकी ट्रांसफर प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इलेक्शन कंप्लीट होने तक नहीं की जाएगी। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भावी उम्मीदवारों ने कमर कस ली है।
वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी साफ कर चुकी है कि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेगी। तो वहीं जेजेपी का फैसला होना अभी बाकी है। 10 जिलों का आज स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायती राज की अनाउंसमेंट करी है। बचे 12 जिलों की भी आने वाले दिनों में कर दी जाएगी और साथ में एक बाई इलेक्शन भी है। मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से पीसफुली ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। जहां संगठनों की बात है, अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार जल्द बैठक बुलाकर इस पर आगामी निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इन चुनावों के अंदर पार्टी अपना योगदान रखेगी। उधर नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह चुके हैं कि जिला परिषद के चुनाव डायरेक्ट होते हैं तो सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़ती। ऐसे में देखना यह है कि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर दलों की क्या कुछ रणनीति बनती है। रवि कालीनमान, चंडीगढ़, हरियाणा न्यूज। चलिए पैनल को अब सबसे पहले जान लीजिए। हुकुम सिंह भाटी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। अरविंद भारद्वाज जी जेजेपी की तरफ से हैं और पवन नेहरा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। एक एक रिएक्शन, पहले इनिशियल रिएक्शन लेते हैं क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, तारीखों को लेकर भी सस्पेंस था। आज देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी। हुकुम सिंह भाटी जी, शुरुआत आपसे। देखिए, चुनाव की आज प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और 12 डिस्ट्रिक्टों से शुरुआत हुई है और कल 8 तारीख को इसकी जो अगली सूचना है, नोटिफिकेशन है, वो हो जाएगी। तो इसकी क्योंकि जो चुनाव का जो टर्म है वो 2021 में पूर्ण हुआ था पंचायत समितियों का, तब से ये सारा काम जो है डिफंक्ट है और ऑफिसर्स ही वो सारा काम देख रहे हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ही 4 मई 2022 को ये परमिशन दी कि भाई सरकार ये पंचायत समितियों के, जिला परिषद के और ये चुनाव करा सकती है, तो सरकार उसी समय से एक्टिव है। सरकार की तैयारियां पहले से कंप्लीट थी, लेकिन क्योंकि ये मामला विचाराधीन था कोर्ट में, हाई कोर्ट चला गया था और इसलिए इसमें ये डिले हुआ है और अब ये चुनाव की एक शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी भी था और बहुत लोगों को उम्मीदें थी, इसलिए ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है सभी को भाईचारे के साथ इस चुनाव में हिस्सेदारी करनी है। ठीक है, बजरंग दास जी। केशव जी, देर आए दुरुस्त आए। लंबे इंतजार के बाद जो चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, इससे गांव वासियों में बड़ी भारी खुशी की लहर है, क्योंकि गांव में पंचायत के चुनाव होने के बाद गांव की अपनी छोटी सरकार बनेगी। गांव का सरपंच, पंच और गांववासी मिलजुल कर अपने गांव के अंदर विकास कार्य करवा सकेंगे, क्योंकि आज गांव की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सड़कें नहीं है, पीने के पानी की दिक्कत है, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। ये बड़ी भारी दिक्कतें चल रही है और 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया पंचायत चुनाव के नहीं हुआ था, जिसकी इंतजार गांव वासियों को था। तो आज उसकी घोषणा हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं और इससे गांव के अंदर अच्छा विकास कार्य, जल्दी जल्दी विकास कार्य होंगे। रुके हुए काम थे वो पूरे भी होंगे और जिस प्रकार जो सरकारी अधिकारी फर्जी बिल बनाकर करोड़ों का घपला कर रहे थे, उससे भी राहत मिलेगी। जनता का पैसा जनता के विकास के अंदर लगेगा, ये जरूरी है। ठीक है, रेड्डू साहब, कैसे देख रहे हैं आप चुनावों के ऐलान को? सबसे पहले तो केशव जी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी तरफ से भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी कि जो आज ये घोषणा हुई है चुनाव की, ये बहुत ही आवश्यक थी, अति आवश्यक थी बल्कि मैं कहूँगा, क्योंकि इनकी वजह से गाँव की सरकार। रेड्डू साहब, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। मैं कोशिश कर रहा हूँ सुनने की, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक बार दुरुस्त कराते हैं कनेक्शन को, वापस आपके पास आऊंगा। आप अरविंद भारद्वाज जी, अगर आप कनेक्टेड हैं तो कैसे देख रहे हैं पंचायत चुनावों को? पहला कमेंट। हमारा
चुनाव है, ये पंचायतों के चुनाव हैं, इसका इंतजार था पिछले लगभग 1.5 साल के समय हो गया। और चूंकि माननीय हाई कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था, इस वजह से इसमें थोड़ा समय लगा, परंतु चुनाव आयोग ने जो चुनाव घोषित किया है उसका सभी पूरा हरियाणा प्रदेशवासी स्वागत करते हैं उस फैसले का। और चूंकि चुनाव का होना जरूरी था, क्योंकि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि गांव में कोई दिक्कत परेशानियां ना आए, परंतु फिर भी जो जिम्मेदारी एक सरपंच, पंच, जिला पार्षद या ब्लॉक समिति सदस्य निभा सकते हैं उसे कोई और नहीं निभा सकता, क्योंकि वो गांव का वासी है, गांव में रहता है, वो उन बातों को समझता है, उन तकलीफों को समझता है, और फिर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसीलिए इनका चुनाव घोषित होना बहुत जरूरी था, और इस कदम का हम चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया उसका सब स्वागत करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं एक जननायक जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि हरियाणा प्रदेश के सभी गांववासी, सभी गांव में रहने वाले सभी निवासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अपना वोट डालें और सभी अपने मत का प्रयोग करें और अपनी गांवों की जो सरकार है उसे चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हाँ, चूंकि इस चुनाव को लेकर पीछे ये हमारी एक एक्सरसाइज थी हमारी पार्टी की कि इस चुनाव को हम सिंबल पे लड़ें या बिना सिंबल के ही, तो उस पर जल्द से जल्द हम पार्टी के हाईकमान की तरफ से फैसला ले लिया जाएगा। और चूंकि चुनाव ये गाँव का है, तो अगर हम सिंबल पर लड़ें या नहीं लड़ें, ये चुनाव लोगों के अपने आपसी तालमेल का चुनाव है, देहात का चुनाव है। तो मैं हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हों। नेहरा साहब जी नमस्कार केशव जी, आपके सभी दर्शकों को बधाई के पात्र हैं। आज की सरकार में रहते हुए बीजेपी सरकार ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने आज ये डिक्लेयर कर दिया कि काफ़ी लंबे समय के बाद, हालांकि किया है, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि लोगों में खुशी हुई, एक उम्मीद जगी है कि अब गांव का जो विकास रुका हुआ था किसी भी कारण से या स्लो पड़ गया था, अब वो विकास तेजी पकड़ेगा। लोगों में इस बात की बड़ी खुशी है और मैं सभी को इस बात की बधाई भी देता हूं कि जो लोग भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या चुनाव में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, वो लोग भी काफ़ी लंबे समय से तैयारियों में लगे हुए थे, उनका भी इंतजार खत्म हुआ है। ठीक है, अब आते हैं सवालों पर। सबसे पहला सवाल तो ये है जो बार बार बात कही जा रही है, भाटी साहब मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल और फिर मैं भारद्वाज जी के पास भी आऊंगा कि लंबे समय से चुनाव जो रोके गए थे, अब आप कह रहे हैं कि हाँ वो कोर्ट का मामला था, आपने पूरा शेड्यूल भी सुनाया कि कब कब क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, लेकिन प्रसारित चीजों को इसी तरीके से किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि बीजेपी और जेजेपी यानी कि सरकार के कारण जो है वो चुनावों के अंदर थोड़ी सी देरी हुई। अब देर है दुरुस्त है वाली बात तो है, लेकिन 1.5 साल के अंदर नुकसान भी लोगों को हुआ है, एक फ्रस्ट्रेशन भी है अंदर से, एक नाराजगी भी है अंदर से, तो ये भी डैमेज कंट्रोल आपको करना, ये भी एक चुनौती के तौर पर क्या आप देख रहे हैं इसे? कुछ रणनीति इसके लिए भी है या फिर ठीक है ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, खुले दौड़ेंगे? भाटी साहब। केशव कुमार जी, देखिए मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो पंचायतों की जो टर्म थी वो 23 फरवरी 2021 को पूर्ण हो चुकी। उसके बाद सरकार ने, जो सरकार का एक कर्तव्य भी है, सरकार का दायित्व भी है, और सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए बिल्कुल सही समय पर पंचायत के चुनाव कराने के लिए मतलब बस नोटिफिकेशन ही नहीं हुई है, वरना चाहे तो मतदाता सूचियों का संशोधन हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का काम, नई सूची बनाने का काम पूरा सरकार ने किया। लेकिन 4 मई 2022 को ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, उससे पहले ये क्योंकि चैलेंज हुआ था, और 4 मई 2022 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये भाटी साहब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने देरी कराई है, मेरा सवाल ये है कि प्रचारित इस तरीके से किया जाएगा कि सरकार ने देरी करा दी। बिल्कुल नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। मेरा मकसद भी देखिए, जब तक हम तथ्यों के साथ बात नहीं करेंगे, हवा में तो कोई कुछ भी कहता रहे। और दूसरी बात, अगर मैं अब राजनीति की बात में अभी
मतलब इस पे करना भी नहीं चाहता, लेकिन अपोजिशन तो इस बात को जो है उठाना अपना परम धर्म समझती है कि ये जो डिले हुई है, ये देरी है, ये सरकार के बिहाफ पर है। इसीलिए मैं आपको आंकड़ों के साथ जो है ये बात आपके सामने रख रहा हूं, मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूं। देखिए, हरियाणा प्रदेश का साक्षर रेट भी बहुत बड़ा है, हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है, और ये सब कुछ कमाल हरियाणा प्रदेश ने चाहे तो तरक्की खुशहाली के रेशो आप देखिए अलग अलग डेवलपमेंट का, या कोई भी चुनाव में भी विवेक का परिचय जनता जनार्दन देती है। इसलिए तथ्यों के साथ मैं कहता हूं 4 मई 2022 को ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि चुनाव कराए जा सकते हैं, और सरकार ने तुरंत उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर उसमें रिजर्वेशन का था, क्योंकि वार्डबंदी का काम पहले हुआ था, लेकिन अब क्योंकि नई ओबीसी को भी रिजर्वेशन देना था, तो उसमें उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया गया, और बिल्कुल सही समय का सदुपयोग करते हुए सरकार ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं, और उसमें आज ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई है। इसलिए ये देरी, अभी मैं बजरंग दास जी को सुन रहा था, बजरंग दास जी, मुझे ऐसे लगता है कि एक होता है प्रीजुडिस का मामला होता है, उसमें क्या होता है आदमी ना उसको बस एक ही बात कहता है, ये मामला कोर्ट में था। इसलिए बजरंग दास जी की भाषा शैली में एक ही बात रहता है, हर काम में राजनीति होती है, इनका काम केवल और केवल राजनीति करना। ठीक है भाई, अपोजिशन के प्रवक्ता हैं, बड़े सम्मानीय हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये राजनीति करना ठीक नहीं है कि सरकार ने जानबूझकर डिले किया, ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल ही निहायत गलत है। मैं जवाब दूंगा। देरी सरकार के बिहाफ पर नहीं है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही समय पर ये चुनाव की घोषणा हो रही है। ठीक है, जल्दी से जल्दी अपने लोकल जो है हमारा ये स्थानीय सरकारें होती हैं, उन्हीं के द्वारा डेवलपमेंट के कार्य कराए जाते हैं, और वो हो और लोगों को वो पावर मिले, यही पंचायती राज हमारा अधिनियम है। मैं बजरंग दास जी से जवाब दूंगा आपके सवाल का, लेकिन रेणु जी की बात अधूरी रह गई थी, एक बार रेणु जी का कमेंट में ले लेता हूं। रेणु जी रखिए अपनी बात। हाँ केशव जी, सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और ये सही बात है कि देर आए दुरुस्त आए। अब कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके में इस बात की खुशी है कि सरकार मजबूर हुई है इलेक्शन करवाने के लिए। मजबूर शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी मैं सुन रहा था हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई को, वो कह रहे कि सरकार ने जानबूझ करके लेट नहीं किया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं और बिल्कुल प्रमाण के साथ मैं ये बातचीत करने के लिए तैयार हूं कि सरकार ने इन चुनाव को जानबूझ करके लिंगरों काम करने का काम किया। सरकार नहीं चाहती थी कि जल्दी चुनाव हो, इसलिए 1.5 साल से ज्यादा लंबे समय तक इनको खींचने का काम किया, और कहीं न कहीं सरकार की आगे ले जाने की मंशा जो थी केशव जी, वो 100% किसान आंदोलन से जुड़ी हुई मंशा थी, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में जो नुकसान उठाना पड़ा, उस नुकसान की धीरे धीरे भरपाई करने का इनका ये प्रयास था, जो कि वो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे घाव इन्होंने दिए किसान आंदोलन के माध्यम से कि उनको भरा नहीं जा सकता, वो भरपाई नहीं हो सकती। हाई कोर्ट का भी भाई उदाहरण दे रहे थे, हाई कोर्ट ने सबसे पहले फैसला दिया था कि जिला परिषद के और पंचायती चुनाव करवा लिए जाएं। उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा था, कुछ दिनों बाद फैसला आया था कि निकाय के चुनाव भी करवा लीजिए, लेकिन सरकार ने निकाय के चुनाव करवा दिए और पंचायतों के चुनाव रोकने का काम किया। इसके बाद जो है, उसके बाद भी अब भी जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, तब जाकर के सरकार को चुनाव करवाने पड़े हैं। सरकार नहीं चाहती थी अभी चुनाव करवाना, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, ये एक अच्छी बात है। केशव जी, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग 2.25 साल का ये नुकसान उठाना पड़ा है, उस नुकसान की सजा तो सरकार को लोग देने का काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो चुनाव की घोषणा हुई केशव जी, मेरा एक सजेशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने कहा कि 10 जिलों में चुनाव करवाए जाएंगे, और 10 जिलों में 12 जिलों की घोषणा बाद में की जाएगी, और 10 जिलों के चुनाव भी 2 चरणों में करवाए जाएंगे। ब्लॉक समिति और जिला परिषद 30 तारीख को है, पंच और सरपंच 2 तारीख को चुनाव करवाए जाएंगे।
2 तारीख का रिजल्ट पंच और सरपंचों का उसी दिन आ जाएगा। और ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव रोकने की बात कही गई है, लेकिन वो कब तक रोके जाएंगे और कब उसकी डिक्लेरेशन होगी, एक तो इस बात की घोषणा नहीं हुई, उसकी होनी चाहिए। और दूसरी बात, धनपत जी ने कहा था ना, धनपत जी ने कहा तो है, चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अगले हफ्ते हम बाकी ऐलान भी कर देंगे। और चूंकि जिला परिषद का चुनाव का नतीजे का जो फर्क है वो दूसरे जिलों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं सिंबल पर, आपका लोकदल तो सिंबल पर ही लड़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब सब चुनाव हो जाएंगे तो परिणाम फिर एक साथ घोषित कर देंगे। हाँ, बिल्कुल, ये तर्क है उनका। हाँ केशव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इलेक्शन कमीशन को भी, सरकार को भी ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगले सप्ताह रिमेनिंग 12 डिस्ट्रिक्ट की अनाउंसमेंट होगी इलेक्शन की। इट मीन्स वो जो लगभग 25 दिन 20 दिन लेंगे उसके भी प्रोसेस कंप्लीट होने में, यानी कि जो अपने 30 तारीख वाला चुनाव है वो लगभग 1 महीने तक उसका रिजल्ट रुकेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिजल्ट इकट्ठा सुनाएंगे ताकि दूसरे एरिया में उसका प्रभाव ना पड़े। तो कहीं ना कहीं मेरा सुझाव ये है इस मामले के ऊपर, वैसे तो इलेक्शन कमीशन का फैसला सर्वमान्य है, हम भी मानते हैं, मेरा सुझाव ये था कि या तो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के पूरे प्रदेश के इकट्ठे करवा लिए जाते और सरपंच या पंचों के एक अलग चरण में हो जाते और ये अलग चरण में हो जाते, तो वो फैसला कहीं ना कहीं ज्यादा उसमें भी रीजन रहा रेडू साहब कि डीजीपी हरियाणा से बात जब की गई थी तो इस महीने एक तो त्योहारी सीजन है, दूसरा कुछ गृह मंत्रालय की और पुलिस अधिकारियों की रेगुलर बैठक है पूरे देश की, तो इसलिए पुलिस की नियुक्ति को लेकर जो है वो एक सहमति नहीं बन पाई थी। तो डीजीपी ने सुझाव दिया था कि अलग अलग चरणों में अगर होंगे तो सुरक्षा के लिहाज से चीजें ठीक रहेंगी। हाँ, कोई कारण रहा होगा, लेकिन 1 महीना रिजल्ट का इंतजार करना केशव जी मैं मानता हूँ कि कैंडिडेट जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया है उसके लिए वो 1 महीना काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत जो है ना वो कष्टदायी मामला वो रहेगा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी देखिए इन चुनावों में बड़ी मजबूती के साथ उतरेगी। हमने पहले ही घोषणा कर दी है अभय सिंह जी चौटाला ने कि भाई हम जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, बाकी भाईचारे के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाएगा और इन चुनावों में इंडियन नेशनल लोकदल अपना जो है ना मजबूती दिखाने का काम करेगी और हम भारी संख्या में सरपंच और अपने पंच और जिला पार्षद बनाने का काम करेंगे। जहां तक बीजेपी की बात आती है, बीजेपी और गठबंधन की सरकार है, फिलहाल तो इनका फैसला ही नहीं हो रहा कि लड़ेंगे कैसे। आज तक भी 1.5 साल में भी हमेशा इन्होंने यही कहा है कि हमारी चुनाव समिति फैसला करेगी। 1.5 साल तक आज तक इनका फैसला नहीं हुआ, ये गठबंधन में लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, पूछूंगा भारद्वाज जी के पास आ रहा हूं, विदाउट सिंबल लड़ेंगे, तो इनका कहीं कोई जन आधार आज समाज में नहीं है। भारद्वाज जी देखिए, आ रहा हूँ गर्ग साहब, फिर सीधे आपके पास आऊंगा जी। पहली बात तो वो ये कह रहे थे कि ये चुनाव भाजपा या सरकार लेट करा रही है। देखिए, पहली बात तो ये वो बेहतर समझते हैं कि चुनाव आयोग कराता है, सरकार नहीं कराती। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो 1 चरण में कराएं 2 चरण में कराएं ये उनका अपना निर्णय है, ये कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया या बीजेपी जेजेपी ने निर्णय नहीं लिया है, पहली बात। दूसरा ये कि रही बात की काउंटिंग लेट होगी, तो देखो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, इन्हें याद दिलाना चाहूंगा। 2005 तक इन्हीं की सरकार थी, इनेलो की सरकार थी, और 2005 का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था फरवरी में हुआ था, वो डेट मुझे वो याद नहीं है, शायद 2 या 3 फरवरी रहा होगा शायद वो, परंतु जो उसकी काउंटिंग हुई थी वो लगभग 1 महीने के बाद हुई थी, ये मुझे ध्यान है। बहुत लंबा समय था और सब चौंके थे इससे कि इतना लंबा समय काउंटिंग में दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा ये चुनाव आयोग अपने अपने हिसाब से जिस तरह के हालात होते हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए इस तरह के निर्णय पहले भी लेता रहा है। और ये सब कामों के लिए वो स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से लेते हैं। इनके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो ये बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं रखा। मेरा तो ये कहना है कि अगर उनकी पार्टी ने फैसला लिया है कि वो जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे तो शुभकामनाएं, अपने चुनाव पर फोकस करें। चुनाव की शुरुआत हो गई है, बिल्कुल भारद्वाज जी आप कब तक साफ कर रहे हैं, विद सिंबल, विदाउट सिंबल, विद गठबंधन या विदाउट? देखिए, आज ही दुष्यंत चौटाला जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बयान दिया है और मुझे उम्मीद है ज्यादा नहीं 1-2 दिन में इसके ऊपर फैसला हमारे पार्टी की तरफ से ले लिया जाएगा।
कि किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो चुनाव है ये भाईचारे का चुनाव है, सामाजिक हमारा जो ताना बाना है उसका चुनाव है। ये चुनाव ना होकर एक कहीं ना कहीं एक हमारे गांवों का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसे दुरुस्त कैसे किया जाए, ये निर्णय लेने का है चुनाव। तो इसमें चाहे सिंबल लड़ा जाए या बिना सिंबल लड़ा जाए, एक हमारी ग्रामीण जो सरकारें हैं, ग्रामीण जो तंत्र है, उसका स्ट्रांग होना, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी जो राजनीतिक दलों के से जुड़े हुए लोग हैं, हम सभी आम जनता से, आम ग्रामीणों से ये अपील करें कि वो इस चुनाव में हिस्सा लें, इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें, तभी इसकी मजबूती आ पाएगी। ये जो ग्रामीण सरकार है तभी मजबूत होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लें। ये अपील हम जरूर सभी पार्टियों की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के जरिए सभी पार्टियां लोगों से करें। बजरंग दास जी रखिए अपनी बात। केशव जी, ये पंचायत चुनाव भारद्वाज जी सही कहा, ये भाईचारा का चुनाव है। हम सबको मिलजुल कर शांति प्रिय चुनाव करवाकर गांव की अपनी छोटी सरकार बनाने में योगदान देना चाहिए। ये चुनाव जो होते हैं गांव के विकास के लिए होते हैं। गांव में ज्यादा विकास हो और गांव के साथ साथ गांव में कोई झगड़ा हो जाता है, कहीं लड़का लड़की का तलाक तक की नौबत आ जाती है, तो लोग थाने में नहीं जाते। गांव की पंचायत जो फैसला कर देती है वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है। और वहां के थानेदार भी ये कहता है भी तुम्हारी पंचायत है और सरपंच से मिल लो, पंच से मिलो, वो फैसला करवा देंगे। नहीं तो थानेदार खुद सरपंच पंच को थाने में बुला कहता है भी ये झगड़ा है, तुम सुलटाओ। उनकी भी एक कोशिश होती है गांव का जो झगड़ा है गांव की पंचायत मिलजुल के मिटाए, ये उनका कोशिश होती है, यही प्रयास होता है। और दूसरी बात, जहां गांव का सवाल है या किसानों का सवाल है, आज किसान बहुत दुखी है। मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार किसान आंदोलन के कारण किसानों का बड़ा भारी नुकसान हुआ, 750 किसान शहीद हो गए। किसान सरकार को भूलने वाले नहीं है। सरकार ने किसानों के साथ क्या किया, किस प्रकार लाठीचार्ज की, हजारों किसानों पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला गया, पानी की बिछोरे डाली गई। ये किसान भूलने वाला नहीं। जो चुनाव लेट होने का मुख्य कारण जो इन लोगों प्रवक्ता ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। सिर्फ इस वास्ते किया ताकि किसानों के अंदर बड़ी भारी नाराजगी थी। ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, 3 किस्ती कानून वापिस होने के बाद ऐसा ऐसा जो उनके घाव है वो भर जाएंगे, जब जाके। साहब ये कैसा था, चुनाव खत्म होने के बाद तो राज्यों की विधानसभा चुनाव हो गए और आप कह रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए सरकार टालती रही। मुख्य बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तो विधानसभा चुनाव तो हो जाते हैं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ये न, जब विधानसभा उपचुनाव हो गया तो ये पंचायत चुनाव में क्या दिक्कत थी? पंचायत चुनाव भी कहा थे, विधानसभा वो तो कह रहे हैं ना कि वो तो कह रहे हैं कि आपके नेता के बेटे थे वो PIL लगाते थे बार बार कोर्ट के अंदर, तो आप लोगों ने टलवाया चुनाव, तो उनका तर्क ये है। अरे कोर्ट अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए, सरकार चाहे पंचायत के चुनाव करा सकती है, बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं, आप देख लो। और आपके अनिलों के प्रवक्ता साथी ने भी बताया, उसमें 7 को आज कहा है। चलो कोई बात नहीं, चुनाव देर होए मतलब अलग बात है, मगर ये कहना कि विपक्षी पार्टी ने लेट करवा दिया, उन्होंने अड़चन डाली, ये अपनी जेब मिटाने के लिए लोगों को सिर्फ टीवी डिबेट के ऊपर तो वो गुमराह करने की नाकाम कोशिश करते हैं। जनता सब जानती है, गांव की जनता भोली जरूर है, मूर्ख नहीं है, उन्हें हर बात का पता है किस प्रकार। आज देखिए धान का क्या हाल है, जब किसान रो रहा था हमारी धान परचेज के लिए 15 सितंबर से परचेज कर लीजिए, सरकार नहीं सुनी, 15 दिन सड़कों पे बैठे रहे, मंडियों में हड़ताल रही और अरबों रुपए का किसान का नुकसान हो गया। अगर सरकार ने धान परचेज करनी है
तो 15 दिन पहले कर ले कि जरूरी है कि अक्टूबर की एक काम और कर सकते थे, धान इनकी लिख लेते, चढ़ा लेते 1 अक्टूबर को। जो नुकसान किसानों का धान का अरबों रुपए का हुआ है वो नुकसान से बच जाते। खेतों में खराब हुई, मंडियों में खराब हुई, बड़ा भारी दिक्कत आज का है। आज किसान का बाजरा कौन खरीद रहा है? मंडियां बड़ी भरी पड़ी है, बाजरा से नुकसान हो रहा है बाजरा का, और औने पौने दाम के अंदर किसान अपना बाजरा मंडी में बेच रहा है, रूल रहा है। ठीक है, आज किसान बड़ा दुखी है। किसान जो है, जो हरियाणा जो कृषि उपज प्रदेश है और ज्यादातर जो किसान है सब गांववासी है, तो ठीक है, इसलिए गांव के ठीक है। ये आपने पॉइंट रखा है, इस पॉइंट की तरफ डिस्कशन को लेकर चलते हैं गर्ग साहब। अच्छा पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेहरा साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो राज्य स्तरीय मुद्दे होते हैं जिसमें राज्य की योजनाएं होती हैं, वो पंचायत जैसे चुनाव के अंदर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? सत्तारूढ़ जल सिंबल के साथ तो आएगा नहीं, तो उसके समर्थित विधायक है और उसके समर्थित कैंडिडेट है, उम्मीदवार है कोई भी, तो नुकसान हो सकता है उसको इस तरह के माहौल से। आपको कैसा लगता है? देखिए, गांव का जो पंचायत का चुनाव है छोटा चुनाव होता है, और जो इन चुनाव में हमारे उम्मीदवार उतरते हैं वो किसी ना किसी के समर्थित होते हैं। किसी एमएलए के, किसी एमपी के, कहीं ना कहीं समर्थन उनका पहले से उनका झुकाव रहा होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको जरूर इस चीज़ का नुकसान हो सकता है कि भाई ये तो उनका आदमी है, उस पार्टी का आदमी है, और उन्होंने हमारे साथ इस समय गलत किया था, इस समय सही किया था, वो किसी भी पार्टी का उस तरह का नुकसान। बीजेपी और जेजेपी समर्थित अगर कोई कैंडिडेट उठता है तो उसको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, अगर वो इस तरह से उनको समर्थित है तो जरूर उस पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नहीं फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ता है। मैं अपने आप को एक मतदाता के रूप में अगर मैं देखूं और मैं देखूं कि किसी व्यक्ति विशेष ने या पार्टी विशेष ने मेरा कोई नुकसान करा है या मुझे परेशान किया है, तो उसका समर्थित आदमी अगर मेरे बीच आएगा वोट मांगने के लिए तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे टाल दूं किसी तरह से। हालांकि एकदम फेस टू फेस ऐसा नहीं करते हैं लोग, लेकिन फिर भी जरूर उस बात का फर्क जरूर पड़ता है। हालांकि पर्सनल मुद्दे उस पर ज्यादा है भी है, लेकिन फिर भी 1% में उसको मानता हूँ जरूर फर्क पड़ेगा। भाटी साहब, अगर ऐसा हुआ तो नुकसान का सौदा है थोड़ा सा। केशव कुमार जी, मैं बिल्कुल एक जैसे पैरेलल करके एक बात समझाता हूँ जी जी, कि अभी मैं बजन दास जी को भी सुन रहा था, रेडू जी को, हमारे एमएलओ के प्रवक्ता उनको भी सुन रहा था। मैं एक बात बड़े स्पष्ट और पहली बात तो एक सबसे जो बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि ये गांव का चुनाव है, ये बिल्कुल अंतिम छोर का चुनाव है, जहां पर और लगभग सभी पार्टियां कोशिश ये करती हैं कि ये भाईचारे का चुनाव रहता है, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा पार्टीबाजी का मामला नहीं है। गांव की अपनी लोकल पॉलिटिक्स जो होती है उसका प्रभाव बेशक हो, लेकिन राजनीतिक दलों का इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं आता। अब मैं अपने जो मेरे साथी हैं कांग्रेस के बजन दास जी और रेडू जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो जो ये एलिगेशन जो इनको तथ्यों के साथ बताया, लेकिन ये अपोजिशन करना इनका फर्ज है। सरकार का कहीं डिले का कोई मंशा नहीं, सरकार ने सही समय पर काम किया और चुनाव की घोषणा करना चुनाव कमीशन का काम है, उन्होंने किया। सरकार का माहौल देना एक फर्ज होता है, वो सरकार ने अनुकूल माहौल दिया। दूसरी बात, अभी स्थानीय निकाय नगर परिषद के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन जेजेपी के लोग जीत करके आए, स्पष्ट है। जिन लोगों के साथ कांग्रेस के नेता खड़े थे वो सारे के सारे हार गए, और फिर भी कांग्रेस कहती है हम जीत के आए हैं। इनेलो कहीं दिखाई नहीं दी पूरे के पूरे इस एपिसोड में। आप बताइए फिर कहाँ है? कहते हैं किसान आंदोलन का फर्क था। अरे भाई, किसान आंदोलन माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगा कि शायद आज जो अमेंडमेंट की है वो किसानों के हक में बहुत सारी अमेंडमेंट हैं, लेकिन किसान को नहीं लग रहा, उन्होंने वापस ले ली। उसके बावजूद अभय चौटाला जी ने रिजाइन किया। ये कहते हैं इनका वर्जन है, ये हम नहीं कहते कि इन्होंने किसानों, ये केवल और केवल दिखावा था। प्रदेश का करोड़ों रुपए का नुकसान अभय चौटाला जी के रिजाइन करने से, इनेलो पार्टी की वजह से ये सरकार का और लोगों का, जनता जनार्दन का नुकसान हुआ। और इनका वोट परसेंटेज अब देखिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी चुनाव की जीत हार और लिए गए वोटों की परसेंटेज है।
अभय चौटाला जी की जो परसेंटेज ऑफ वोट्स आए हैं वो पहले से कम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी गठबंधन के जो वोट्स हैं पहले से बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो आप बताइए जीत किसकी है? इसलिए ये केवल झूठा प्रचार करना। अभी बजरंग दास जी बाजरे की खरीद, धान की खरीद पर आइए, डिबेट करेंगे बाजरे और धान पर भी, तब आपको बताएंगे कि जो रेट कांग्रेस कभी दे नहीं पाई वो रेट हमारी सरकार ने पिछले सीजन पर दिया। ये इसलिए कहीं इनके पास तथ्य नहीं है अपोजिशन से टिकने के लिए, केवल और केवल जो है बरगलाने के लिए, अपने को लाइम लाइट में रखने के लिए ये कांग्रेस और इनेलो बातें करते हैं, उससे ज्यादा कहीं नहीं है, जो जनता समझ चुकी है। इसीलिए इनको हाशिए पर भेजा है, आज भी हाशिए पर है और आगे भी हाशिए पर। दूसरी बात, इलेक्शन 2024 का विधानसभा नहीं आने वाला, अभी नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, कई नगर निगमों के चुनाव भी ड्यू होने वाले हैं। इसलिए ये कांग्रेस और इनेलो कभी भी और आप पार्टी भी कभी भी सरकार के जो काम है उनको कभी भी ये फेस नहीं कर पाए। केवल और केवल झूठ बोलने का काम, जनता को बरगलाने का काम अपोजिशन करती है। उससे ज्यादा ना इनेलो के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना किसी आप पार्टी के पास। ठीक है, रेड्डू साहब रखिए अपनी बात। केशव जी, देखिए सरकार अपनी कमियों को दबाने का प्रयास तो करती है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इतनी ज्यादा झूठ बोले हैं, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। इतने पुराने अनुभवी हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि सरकार ने लेट नहीं किया। अरे भाई, ये तो सबके सामने रिकॉर्ड की बात है, टीवी के चैनल के ऊपर आया है, अखबारों में आया कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया भाई आप पुराने नियम के अनुसार यदि चुनाव कराना चाहो तो करवा सकते हैं। तो आपने चुनाव नहीं करवाए, फिर भी आप अपनी बात को मजबूती से रख करके इतनी झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश की जनता ने, सभी ने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि भाई हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव है। केशव जी, मैं पूछना चाहता हूं और आप भी थोड़ा इस मेरी बात को ध्यान से सुनने का काम करना। जब नगर निगम के नगर निकायों के चुनाव हुए थे, निकाय के चुनाव हुए, तब बीजेपी ने सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा था। क्या शहरों में भाईचारा नहीं होता? क्या ये शहरों की छोटी सरकार नहीं थी? अगर गांव की छोटी सरकार की बात आती है तो हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे क्योंकि भाईचारे के इलेक्शन है। शहर में निकाय के चुनाव लड़े जाते हैं तो सिंबल पर लड़ेंगे। अब मैं क्या कहूं, ये भाईचारे के इलेक्शन नहीं है? ये कहूं मैं, ये भी तो भाईचारे के इलेक्शन थे। यहाँ आप सिंबल पर लड़ते हैं और बार बार आपने कांग्रेस को कोसने का काम किया कि कांग्रेस चुनाव से भाग गई, कांग्रेस चुनाव से भाग गई। अब आप विदाउट सिंबल चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या आप चुनाव से नहीं भाग रहे हो? आप दो तरह की बातें क्यों करते हो? निकाय में कहते हो सिंबल जरूरी है और पंचायत चुनाव में कहते हो सिंबल जरूरी नहीं है। दूसरी बात, आप सिंबल पर लड़ रहे हैं क्या पंचायत चुनाव? अभय सिंह जी चौटाला पहले नहीं, जिला परिषद हम सिंबल पर लड़ रही है, जिला परिषद भी सिंबल पर नहीं लड़ रहे। इन्होंने स्थानीय डिस्ट्रिक्ट बॉडी पर छोड़ दिया कि वो चाहे तो सिंबल पर लड़े, ना चाहे तो सिंबल पर ना लड़े। धनखड़ साहब ने कहा ये तो हम और मुख्यमंत्री जी हम पर फैसला छोड़ा गया है और जिला इकाइयों के ऊपर छोड़ दिया है फैसला। भाटी साहब गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं केशव जी, वो जो फैसला छोड़ा है विधानसभा आदमपुर के कैंडिडेट का छोड़ा गया है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने। नहीं, वो जिला इकाइयों पर छोड़ा है। फैसला करेगी सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं साहब, वो जिला इकाइयों पर छोड़ दिया। भाटी साहब जरा बताइए, एक बार स्पष्ट कीजिए विद सिंबल और विदाउट सिंबल वाली बात। हाँ, शायद रेड्डू जी अपडेट नहीं है इस मामले में। ये बाकायदा प्रदेश स्तर पर बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जिले में अगर जिला इकाई से कोई डिमांड करता है जी हम सिंबल पर लड़ेंगे, तो जिला इकाई समझती है कि इनको सिंबल देना है तो वो फैसला उनका है। इसलिए इस विषय पर कोई प्रदेश लेवल पर कोई सिंबल की बात नहीं हुई है। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। मतलब अभी साफ नहीं है। अगर वो दावे के साथ ये नहीं कह रहे हैं कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि विदाउट सिंबल है। अभी 50-50 है, वेट एंड वॉच है। केशव जी, जब इन्होंने ये कह दिया अगर कोई सिंबल मांगेगा तो हम उनको देंगे, इन्होंने कंपलसरी नगर निगम की तरह से, निकाय की तरह से ये क्यों नहीं कहा कि हम चेयरमैन का इलेक्शन सिंबल पर लड़ेंगे? इन्होंने ये कहना चाहिए जिला परिषद का हर मेंबर सिंबल पर लड़ेगा। ये डिक्लेरेशन क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इन्होंने। डिस्ट्रिक्ट बॉडी का कोई कैंडिडेट सिंबल मांगता तो हम दे देंगे, नहीं मांगता तो भाई लड़ो। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई अनक्लियरनेस की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी तभी जबलपुर नगर निगम चुनाव लड़ती थी जब कोई पार्टी नहीं लड़ती थी। ये भी मैं भाई को बताना चाहूंगा। चलिए मैं गर्ग साहब के पास आ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ भाटी साहब कि आप जिला परिषद को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो? 1 मिनट केशव जी, 5 सेकंड और लेऊंगा। अभय सिंह चौटाला का इन्होंने क्वेश्चन उठाया। अभय सिंह जी चौटाला ने किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया था, बिल्कुल कह करके डंके की चोट पर किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया और बाई इलेक्शन हुआ। 10,000 एक्स्ट्रा वोट, पहले से 56,000 थी, अब 66,000 वोट लेकर के ये दोबारा से विधानसभा में पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई ने किस शहीदी के लिए इस्तीफा दिया? अभी किस लिए इस्तीफा दिलवाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा दिलवाया। बेशक उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके उधर गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कूटनीति थी। उसके अनुसार किस वजह से आदमपुर को आपने किस वजह से चुनाव में धकेलने का काम किया? इलाहाबाद तो किसानों के समर्थन में इस्तीफा देकर के चुनाव में लाया ताकि हम सरकार को दिखा सके कि लोग आपसे नाराज हैं, तीनों कृषि कानूनों से नाराज हैं और यदि ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो अभय सिंह ने घोषणा की थी कि हम जो है विधानसभा में नहीं जाएंगे। और 19 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस लिए और 30 नवंबर को जो है ना अभय सिंह जी विधानसभा में गए थे। ठीक है, आप अपने आंकड़े अपडेट करें। ठीक है बजरंग दास जी। केशव जी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भट्टी जी बड़ी अच्छा सरकार का पक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा भी सरकार ने कि किसी कानून वापिस लिए और विपक्ष वो हल्ला कर रहा है। जहां तक जब 3 कृषि कानून लेके आए, मैं बताना चाहता हूं इनको, प्रधानमंत्री जी ने किसी किसान संगठन से या किसी आर्थिक संगठन को कोई बातचीत नहीं की, अपनी मर्जी से ही 3 कृषि कानून लागू कर दिए। और 13 महीने से ज्यादा जब आंदोलन चला, 750 किसान मर गए, जब जाके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 कृषि कानून मैं वापिस लेता हूं, मैं किसानों को समझाने में कमी रहेगी हमारे से और मैं अपनी गलती मानता हूं, वापिस लेता हूं। ये वर्डिंग प्रधानमंत्री जी का 8 बजे रात को चैनल पे आकर कहकर ये 3 कृषि कानून वापिस लिए थे। 8 बजे का नहीं था सर, वो सुबह वाला था। गलत ध्यान हो गया आपको। हम मानते हैं आपकी बात को। ये सुबह किया था ऐलान, रात को नहीं था ये वाला। मैं ये बताता हूँ जो रात मुझे ध्यान आता, रात को 8 बजे किया था वो नोटबंदी वाला था। आप देख लेना, मुझे पक्का ध्यान ऐसे आते रात को 8 बजे टीवी पर। हो सकता है मेरी गलती लग रही हो, केशव जी आपकी बात मानता हूँ, मेरा ध्यान में आता है रात को 8 बजे हुआ। हाँ, जहां तक भट्टी साहब ने एक बात कही, भाई ये चुनाव देखो स्थानीय मुद्दा होता है, इसमें कोई दो नहीं। स्थानीय मुद्दे के साथ साथ अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि लड़ता है या सरकार का चेता लड़ता है तो शर्तियां उसमें कई चीजें जुड़ती है। उसके अंदर महंगाई भी जुड़ती है, बेरोजगारी भी जुड़ती है और लाइन ऑर्डर की स्थिति भी जुड़ती है। और ये जो किसान शहीद हुए हैं या किसानों को नुकसान हुआ है, सारे मामले उसमें ऐड होते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, मतलब खुला मैदान छोड़ दिया, तो ये लोकल चुनाव, उसमें भाईचारा चुनाव हो जाता है। और ये भी जरूरी है, कई ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है, कोई ऐसा है जजका में आस्था रखता है, कोई व्यक्ति कांग्रेस में रखता है, कोई अनिलों में रखता है। अभी उसमें क्या होता है, कोई आदमी सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, टेलीफोन भी करता है, वो एक अलग सी बात होती है। एक खुला समर्थन जिस कैंडिडेट को मिल जाता है तो उसके साथ पार्टी का नाम जुड़ जाता है और वहां उस समय ये समझ लिए सरकार ने जो उपलब्धि की है उसका फायदा मिलेगा, सरकार ने जो गलती की है उसका नुकसान मिलेगा। मगर सरकार ने 8 साल में गांव के अंदर किसी प्रकार का विकास नहीं किया, नुकसान ही गांव में हुआ है। इसलिए जो काम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान, और ये कहेगा मैं भाजपा समर्थन
कैंडिडेट हूं तो भी उसको नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये स्पष्ट तौर की बात है। चुनाव को जो खुला मैदान अनिलों के लिए भाई खुला मैदान है, अकेली कैंडिडेट रहेगी अनिलों, ना तो भाजपा है ना कांग्रेस है, मैदान में कौन रहेगी, अनिलों होगी या आजाद कैंडिडेट रहेगी, इसमें तो कोई दो नहीं। इसमें अनिलों को फायदा भी मिलेगा जो अकेला कंडी सिंबल चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात में कोई गुरेज नहीं, कोई बुराई नहीं। विपक्षी की पार्टी हो जब अकेली पार्टी मैदान में रहेगी तो उसको फायदा मिलना स्वाभाविक है भी। ठीक है अरविंद भारद्वाज जी, लोकतंत्र की अंतिम छुरी का ये चुनाव कहा जाता है, अंतिम धुरी का चुनाव कहा जाता है, छोटी सरकार का चुनाव, पंचायत का चुनाव। सभी राजनीतिक दल चाहे विद सिंबल लड़े या विदाउट सिंबल लड़े, लेकिन संगठन को निचले स्तर से रिफ्रेश करने का मौका जो है वो सभी को इस चुनाव के अंदर मिलता है जब कार्यकर्ता वाकई एक्टिव मोड में होता है। आने वाले कुछ सालों की राजनीति जो है वो भी जेजेपी की यहां से तय होने वाली है, क्योंकि पार्टी का कैडर नीचे तौर पर बीजेपी के साथ सेपरेट कितना है और मिला हुआ कितना है वो भी आप लोगों के लिए आकलन करने का ये मौका होगा। क्या उसी तैयारी के साथ, उसी हिसाब के साथ, उसी स्ट्रैटेजी के साथ इसमें उतर रहे हैं आगे? देखिए केशव जी, एक अभी जिक्र चल रहा था कि पिछले नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव तो इन्होंने लड़े, अब सिंबल पर ये लड़ने का फैसला नहीं ले पा रहे। तो पहली बात तो ये कि नगर पालिका नगर निगमों के जो चुनाव थे वो चेयरमैन और मेयर के थे जो हमने अलायंस में लड़े थे, पहली बात। दूसरा ये कि ये चुनाव, इसमें जिला परिषद का भी चेयरमैन का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये तो उनके पार्षद ही चुने जा रहे हैं। तो इसमें जो भी फैसला पार्टी लेती है उस हिसाब से हम इस चुनाव को लड़ेंगे। दूसरा, जो आप कह रहे थे कि ये जमीनी स्तर का चुनाव है, ये आगे की तैयारी है विधानसभा की, बिल्कुल इसीलिए इतना हम इस पर चिंतन कर रहे हैं कि किस तरह से चलना चाहिए। परंतु कई चीजें हैं। एक होता क्या है, ये बहुत स्थानीय चुनाव है, इसमें हमारे अपने एक गांव से दो कैंडिडेट ऐसे खड़े हैं जो दोनों पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों लड़ना चाहते हैं। अब ये कोई विधानसभा लोकसभा तो है नहीं कि उनको सेलेक्ट करके और टिकट दे दी और किसी एक को लड़ा के दूसरे को बना लें। ऐसा हर गांव में, अमूमन हरियाणा में हजारों गांव हैं और हर जगह यही स्थिति है। कहां तक किसे समझाया जाए, तो ये इसमें बड़ी दिक्कतें हैं, पेचीदगी है इसमें। इसीलिए तकरीबन सभी पार्टियां ये सोचती हैं कि सिंबल ना दिया जाए तो बेहतर रहे, क्योंकि चुनाव, किसी एक का चुनाव करना आसान नहीं होता। गांव स्तर पर इससे पार्टी के लिए मतलब आसान नहीं होता है फैसला, परंतु दोनों ही बातें हैं। इसका फायदा भी मिलता है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि आपका कैडर खड़ा हो जाता है, आपका वोट बैंक गांव स्तर पर उभर कर आता, निकल कर आता है कि क्या स्थिति है पार्टी की गांव में। तो दोनों ही चीजें हैं, इसीलिए इन पर इतना चिंतन हम कर रहे हैं काफी दिनों से लगातार। नेहरा साहब, अगर इस वाली बात को देखा जाए कि पार्टियों के लिए ग्रासरूट लेवल से एक बार फिर से पुनर्गठन करने का मौका होता है, तो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। भुना कितना पाते हैं, ये मौके के ऊपर बात है। देखिए, जिस भी पार्टी में चुनाव लड़ने वाले लोग कम हैं तो वो बड़े आराम से इस बात का फैसला ले सकते हैं कि हमें किसको टिकट देना है, क्योंकि टिकट मांगने वाले एक ही दो आदमी होंगे। और जिन पार्टियों का जनाधार ज़्यादा है, हर गांव में उसके पास अगर दो दो चार चार लोग हैं, या जिला परिषद में उनके पास 5-10 लोग हैं जो टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं, टिकट के प्रयास में जुड़े हैं, तो उनमें से किसी एक को देख करके नो को नाराज करने वाली बात होती है। तो इसी तथ्य को सोचते हुए मैं नहीं समझता कि कोई भी जो बड़ी पार्टी है जिसके पास ज्यादा लोग टिकट मांगने वाले हैं वो इस ट्रैक पे जाएगी। वो इस ट्रैक पर कभी भी नहीं जाना। जो सिंबल दे रहा है उसका एक पहलू ये भी समझा जा सकता है कि उम्मीदवारी कम है उनके पास। हाँ, पहलू समझने की बात नहीं है, एक्चुअल में यही है। अगर कल बीजेपी इस चुनाव को पहले लड़ती थी तो वो भी ऐसे लड़ती थी, कोशिश थी, जब उनके पास लोग नहीं थे तब वो इस तरह से लड़ने की गुहार करती थी, इस तरह की पैरवी करती थी ऐसे चुनाव लड़ने की। अब उनके पास लोग ज्यादा हो गए हैं तो ऐसी पैरवी वो करती नहीं है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर और सिंप्लीफाई किया जा सके तो आपके कहने का मतलब ये भी क्या निकाला जा सकता है कि जो राजनीतिक दल सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो कमजोर स्थिति में है थोड़ी सी। देखिए, छोटे चुनाव, बहुत ज्यादा जब छोटे चुनाव में हम जाते हैं तो वास्तव में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लोग, अब मान लीजिए एक गांव में 1000 वोट है और एक ही पार्टी से 3 लोग टिकट मांग रहे हैं,
मान के चलिए आज एक हम किसी भी पार्टी को लेते हैं एबीसी को, 3 लोग टिकट मांग रहे हैं और उसमें से एक को टिकट दे दी गई, तो 2 तो ऑब्वियसली नाराज होंगे क्योंकि ये सबसे छोटा चुनाव है। वो कहेगा इसमें भी मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी के लिए हूँ क्या फिर, है ना। वो पार्टी से नाराज होकर जाएगा ही जाएगा और उसका वो पार्टी के लिए नुकसान का सौदा होता है। वो कहीं जाएगा, किसी ना किसी दूसरी पार्टी के साथ जाएगा, किसी दूसरे समर्थित के साथ जाएगा, तो नाराज होकर के अगर वो पार्टी छोड़ करके चला जाता है या अंदरघात करने की कोशिश करता है तो उसमें हमेशा नुकसान होता है। ठीक है रेडू साहब, रखिए अपनी बात और फाइनल कमेंट भी जोड़ दीजिएगा कि साथ में सभी से ले रहा हूँ 30 सेकंड। देखिए ये जो हमारे नेहरा साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये मैं बिल्कुल इसके विपरीत हूँ। अब जिला परिषद का चुनाव कम से कम 15 से 20 गांव का एक चुनाव होता है, वहां पर एक उम्मीदवार बनता है। मेरे ख्याल से प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 15 से 20 गांव में उनके पास 15 से 20 आदमी भी ना हो। ये बिल्कुल गलत विश्लेषण है, मैं इसको गलत कहता हूं, क्योंकि कम लोगों वाली पार्टी नहीं, मजबूत हिम्मत वाली और धैर्य वाली पार्टी फैसला करती है इस तरह का। इसका मतलब तो ये हुआ जो विधानसभा के आप कैंडिडेट खड़े करते हो, क्या विधानसभा में आपके पास कम कैंडिडेट होते हैं इसलिए आप एक आदमी का सिलेक्शन करते हो, बाकी का सिलेक्शन नहीं किया जाता? नायडू साहब, एरिया छोटा होता है और लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपका विचार है, ठीक है, मैंने सुन लिया। अब आप मेरा विचार इस मुद्दे के ऊपर सुनिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, हम गांव में जाकर तो संगठन में भी मैं काम करता हूँ, बहुत स्टेट लेवल तक काम कर चुका हूँ मैं, मुझे पता है इन चीजों का। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है सर। और ये जिनको गलत आपका आंकलन है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी हिम्मत और हौसले से, ठीक है रेडू साहब, भारद्वाज जी फाइनल कमेंट दे दीजिए। और आप लोग दोनों की दोनों पार्टियां भाग रही हो चुनाव से। 1 मिनट के 2 सेकंड और लूंगा जल्दी से सर प्लीज। आप लोगों के पास जनता के बीच जाकर के मुद्दे गिनाने का, विकास के काम गिनाने का कोई आधार नहीं है, इसलिए आप साझा उम्मीदवार छोड़ रहे हो, जिससे अगर आप अपने नाम से वोट मांगोगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के बचने के लिए आप चुनाव से ठीक है सर। भारद्वाज जी फटाफट से फाइनल रिएक्शन दे दीजिए एक बार। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में, इस चुनाव में जो हमारे गांव की सरकार को सुनिश्चित करते हैं उसमें सभी मतदाता हिस्सा लें। और मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि सभी उम्मीदवारों से, सभी मतदाताओं से कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो, शांति बनाए रखें, आपसी जो प्यार है गांव का, देहात का हमारे, वो बना रहे और बड़े अच्छे से फाइनल कमेंट। देखिए केशव कुमार जी, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो काम किया है जो भूतो न भविष्यति। कभी कांग्रेस पार्टी अभी 10 साल पिछले जो है 2005 से और 14 तक सत्ता में रही, इनेलो भी सत्ता में रही। लाल डोरा का बढ़ाना, लाल डोरा का बहुत बड़ा दायरा कर दिया और गांव के सभी जो आबादी वाले मकान हैं उनको लाल डोरा में लाने का काम। दूसरी बात, जो लाखों मुकदमे पेंडिंग थे वो सब निरस्त हो जाएंगे, उनको रजिस्ट्री देने का काम, बाकायदा उसका सर्वे कराया और लोगों को मालिकाना हक दिया। वो लोन ले सकते हैं, अपने प्लेज कर सकते हैं, अपनी जमीन के मालिक हैं, अपना वो कुछ भी उसमें कर सकते हैं, उनको मालिकाना हक माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिया। इसलिए जीत निश्चित तौर पर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की होगी। हम गठबंधन में सरकार चलाते हैं और ये जीत निश्चित। ठीक है बजरंग जी, भट्टी जी ने कहा हमने बहुत काम किए, विकास के काम बहुत करे, क्यों सिंबल से चुनाव लड़ना पंचायत का पता लग जाएगा कि सिंबल चुनाव लड़ेंगे तो इनको पता लग जाएगा। कांग्रेस और इनेलो के पास बताने के लिए है क्या? दूसरी बात, जब मैं एक बात इस बात का समर्थन करता हूँ भारद्वाज जी का, उन्होंने सही कहा। भाई एक गांव के अंदर जैसे मान लो कांग्रेस के 20-20 आदमी समर्पित है, कोई 10 आदमी, कोई 5 आदमी है, जब एक को टिकट देंगे 5-7 आदमी नाराज होंगे, इससे पार्टी को नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी छोटा चुनाव होता है, निकाय का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती जनता। पूरी बहस का जो मुद्दा था शुरू हुआ था देर आए दुरुस्त आए की एक कहावत के साथ, जो शायद
अभी उसका देखना ठीक नहीं है। देर से जरूर आए, दुरुस्त कितना आए ये देखना बाकी है। और जिस आधार पर अभी हुक्म सिंह जी भाटी जी ने कहा कि हम इस आधार पर भी वोट मांग सकते हैं कि हमने लाल डोरा बढ़ा दिया, मैं समझता हूँ ये मुद्दे वोट मांगने लायक नहीं है। इस पर बहुत सारी चीजें अभी उनमें चेंजमेंट है ना, सब गाँव में ऐसा हुआ है ना, उनके बहुत सारे फायदे हुए, बल्कि बहुत सारे केस और नए हो गए हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं इन पर अभी नहीं जा सकता। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि देर से जरूर आए हैं, दुरुस्त कितना आए हैं ये देखना, और सभी पार्टियों को सभी उनको शुभकामनाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। हुक्म सिंह भाटी जी, बजरंग दास जी, विजेंद्र रेड्डू जी, अरविंद जी, पवन नेहरा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।